बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज हमने डिस्कस करना है साइज ऑफ एटम्स एंड आइंस। तो एटम का साइज या फिर आइन का साइज हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसका एटॉमिक रेडियस दे के हम बता सकते हैं कि एटम का साइज क्या होगा या फिर ये आइन का साइज क्या होगा। तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करें तो इसकी जो डेफिनेशन की जाती है, न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जहाँ तक न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर हम एटम का एटॉमिक रेडियस इस तरह फाइंड करें तो तब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। एक तो हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन का नहीं पता, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है। सेकंड, कोई भी नेबर में एटम आके इस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट कर सकता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे इसका रेडियस कम या ज़्यादा हो सकता है। तो फिर एटॉमिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए फिर अगर कोई भी एटम, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का है, तो सेकंड एटम भी हाइड्रोजन के साथ इसके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस को हम अगर डिवाइड करें 2 पे, तो तब हमें एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट पता चल सकता है। तो एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर डेफिनेशन फिर हम कैसे करते हैं? 1/2 of the internuclear distance between two identical atoms in a chemical bond is called atomic radius। अब ये 1/2 डिस्टेंस किन के दरमियान है? दो न्यूक्लियस के दरमियान, सेम एटम के न्यूक्लियस के दरमियान, जो केमिकल बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच होंगे, मींस किसी बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच होंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपस में अटैच होंगे, तब हम इसका एटॉमिक रेडियस बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला एटम है, दोनों सेम है, तो इनके दरमियान हम डिस्टेंस कैसे बताएंगे? इनके न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस होगा, अगर उसको हम 2 पे डिवाइड करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक एटम का हमारे पास एटॉमिक रेडियस होगा। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस हमारे पास 114 पिकोमीटर है। पिकोमीटर इसका यूनिट है, और भी यूनिट है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसको जब हमने डिवाइड करके एक एटम का एटॉमिक रेडियस निकाला, वो हमारे पास 114 पिकोमीटर है। इसके यूनिट्स क्या होंगे? एंगस्ट्रॉम में हो सकता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होंगे? 10⁻⁻10 मीटर। और इसमें सेंटीमीटर कितने होंगे? 10⁻⁻8। 0 से इसको हम मल्टीप्लाई करके नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम पिकोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास पिकोमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसके टाइप्स हैं एटॉमिक रेडियस के। कौन कौन से टाइप्स हैं? एक हमारे पास मेटालिक रेडियस है, इसके अलावा कोवेलेंट रेडियस है और वंडरवॉल्स रेडियस है। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटालिक रेडियस। तो मेटल्स हम किसको कहते हैं? इसका हमें पता है, मेटल्स आपस में क्लोजली अटैच्ड होते हैं, इसकी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। तो मेटल्स आपस में इस तरह की क्लोजली स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनमें किसी भी दो मेटल के दरमियान इसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा, अगर उसको हम 2 पे डिवाइड करें तो उसको हम कहेंगे ये वाला मेटालिक रेडियस है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स इन द मेटालिक क्लोज पैक्ड क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। तो ये भी क्या चीज़ है? इसकी जो स्ट्रक्चर होगी मेटल्स की, ये हमें पता है क्लोज पैक्ड क्रिस्टल लेटिस की स्ट्रक्चर होती है। इसमें दो मेटल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, अगर उसको हम 2 पे डिवाइड करें तो उसमें से एक मेटल का हमारे पास एटॉमिक रेडियस या फिर मेटालिक रेडियस का आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 सोडियम के मेटल्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस 3.80 एंगस्ट्रॉम है।
अगर इसमें से हमने एक का फाइंड करना है तो इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर हमारे पास 1.90 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर है। तो मेटेलिक रेडियस भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी दो मेटल के दरमियान इनके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा, अगर उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो एक मेटल का हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरे का भी इसी तरह आंसर हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है कोवेलेंट रेडियस, ये भी इसकी टाइप है। कोवेलेंट रेडियस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड का हमें पता होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई से भी दो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर कोई से भी दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं तो उनके दरमियान जो उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो उसमें से एक एटम का हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे है, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के दो एटम्स जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हैं, उनके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे ये इसका कोवेलेंट रेडियस है। जैसा कि ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये इसका न्यूक्लियस है और ये सेकंड हाइड्रोजन का। अब ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जब आपस में अटैच होंगे तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो इसकी बाउंड्री यहाँ पे, ये वाली इसकी बाउंड्री हमें नजर आ रही है। तो इस हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट रेडियस होगा इस न्यूक्लियस से लेके इस बाउंड्री तक, इसी तरह इसका इस न्यूक्लियस से लेके इस बाउंड्री तक, या फिर दोनों का हम कैलकुलेट करें 2 पे इसको डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस हाइड्रोजन एटम का आ जाएगा। तो अगर इसका आप साइज देखें तो इसका रेडियस कम है क्योंकि ये आपस में दोनों ओवरलैप कर गए हैं। ये इसका फॉर्मूला वही है, हाफ पे हम इसको डिवाइड करेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को। उसके बाद इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन की यही एग्जांपल है। इसका जो रेडियस है कोवेलेंट रेडियस 75.4 पिकोमीटर में है। अगर इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम का हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस भी हमारे पास, अगर इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। उसके बाद ये तो सिमिलर एटम्स के लिए है, दोनों एटम्स सिमिलर हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट एटम आ जाएं, जैसा कि ये CCl की बॉन्ड लेंथ या फिर कोवेलेंट रेडियस, इसमें हमने कार्बन का कैलकुलेट करना है और ये कंपाउंड कौन सा है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है। अब इसका जो कोवेलेंट रेडियस है कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ इसमें 176.7 पिकोमीटर है। तो इसमें से अगर हमने कार्बन का फाइंड करना है तो क्लोरीन का हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 99.4 है, हमें पता है। तो क्लोरीन का रेडियस अगर हम यहाँ पे पुट करें, टोटल में से ये क्लोरीन का निकाल दें तो ये हमारे पास कोवेलेंट रेडियस किसका है, कार्बन का है। इसका मतलब है डिफरेंट एटम का भी कोवेलेंट रेडियस हम निकाल सकते हैं। पहले सेम एटम्स को कंपेयर कर लें, उसका जो कोवेलेंट रेडियस होगा उससे दूसरे एटम का हम रेडियस निकाल सकते हैं। उसके बाद वंडरवॉल रेडियस है। तो इसमें भी सबसे पहले अगर आप वंडरवॉल अट्रैक्शन को देखें तो कोई से भी दो एटम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डेवलप होती हैं। तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको ही हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। अब वंडरवॉल रेडियस क्या होगा, 1/2 ऑफ द क्लोजेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड वंडरवॉल रेडियस। पहले हमने बात की है जो आपस में बॉन्डेड हैं, अब हम बात कर रहे हैं जिनका आपस में बॉन्ड नहीं है बल्कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए एक दूसरे एटम को, उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जितना करीब वो एक दूसरे के आ सकते हैं तब उनके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास वंडरवॉल रेडियस होगा उसमें एक एटम का। फॉर एग्जाम्पल यही इसका फॉर्मूला है, हाफ पे इसको हम डिवाइड करेंगे
तो वंडरवॉल रेडियस हमारे पास हीलियम का 140 पिकोमीटर है। अब हीलियम कौन सा एटम है? ना तो आयनिक है, ना ही कोविलेंटली किसी के साथ अटैच है, मींस ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। तो फिर ये दूसरे हीलियम को कैसे अट्रैक्ट करेगा? इसका जो न्यूक्लियस होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वंडरवॉल रेडियस है, तो एक हीलियम का न्यूक्लियस दूसरे हीलियम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, उसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो उसमें से हर एक का रेडियस हमारे पास आ जाएगा। अब ये आपने याद रखना है, ये आपस में इनकी सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। जितना क्लोज आ सकते हैं उतना क्लोज आने के बाद इनके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे वंडरवॉल रेडियस। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास नोबल गैसेस हैं जो आपस में किसी बॉन्ड के जरिए अटैच नहीं होते। अब अगर हम कंपेयर करें, 3 रेडियस के टाइप्स हमने पढ़े हैं एटॉमिक रेडियस के। एक कोवेलेंट रेडियस है, एक मेटेलिक रेडियस है और एक वंडरवॉल रेडियस है। तो इसमें सबसे बड़ा रेडियस एटॉमिक रेडियस किसका होना चाहिए? तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम कोवेलेंट की अगर बात करें तो ये दोनों एटम्स आपस में ओवरलैप कर गए हैं। ओवरलैप करने की वजह से इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम हो गया है। इसका मतलब है इसका कोवेलेंट रेडियस कम है। किस वजह से कम है? आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से, ओवरलैपिंग की वजह से। तो इसकी बाउंड्री यहाँ पे आ रही है। सेकंड पे हमारे पास मेटेलिक रेडियस है। ये भी एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड के जरिए इनकी सरफेस एक दूसरे के साथ टच करती है। इस वजह से इसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस इससे तो ज्यादा होगा, लेकिन इससे इसका डिस्टेंस कम होगा। वंडरवॉल का डिस्टेंस सबसे ज्यादा किस वजह से है? क्योंकि इनके एटम आपस में इनकी सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। तो सबसे बड़ा रेडियस फिर किसका है? वंडरवॉल रेडियस। सेकंड पे मेटेलिक रेडियस और थर्ड पे कोवेलेंट रेडियस। ये इसका ऑर्डर है। वंडरवॉल सबसे बड़ा रेडियस है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। पीरियोडिक टेबल में इसका अगर हम ट्रेंड देखें तो सबसे पहले पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं। लिथियम के प्रोटॉन 3 हैं, ब्रिलियम के 4 हैं। एटॉमिक नंबर को ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। ब्रोन का एटॉमिक नंबर 5 है, प्रोटॉन भी 5 होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन भी 6 होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और प्रोटॉन भी 7, इसी तरह आगे इंक्रीज होते जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही इसका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर को ही हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यहाँ पे +3, +4, +5, तो न्यूक्लियर चार्ज इसका इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ शेल इसके सेम ही है। अगर हम नंबर ऑफ शेल की बात करें तो वो सेम ही है पीरियड में, लेकिन एटॉमिक नंबर या फिर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ये वाला जो प्रोटॉन है इसकी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी। तो जितने प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इसकी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इसका रेडियस कम होता जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो रही है, उस वजह से इसका एटॉमिक रेडियस भी कम हो रहा है। तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट कम होगा। इसकी रीज़न में बस 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज की इस वजह से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उससे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में लिथियम से सोडियम, पोटाशियम, अगर हम यहाँ पे देखें हर एटम के बाद सेकंड वाला एटम में शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ शेल टॉप टू बॉटम ग्रुप में डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो उसका हमने फैक्टर भी पढ़ा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी न्यूक्लियस की आखिरी इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाएगी। किस वजह से? क्योंकि ये दरमियान में शेल इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आएंगे
ये इलेक्ट्रॉन को हम शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम आते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने का मतलब है इसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस की आखिरी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर अट्रैक्शन कम है, दरमियान में इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन की वजह से इसका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस भी इससे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें भी दो बातें कौन सी हैं कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन की पे अट्रैक्शन कम होती जाएगी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे। इसके अलावा दरमियान में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, उसमें भी ये वेरी करते हैं एटॉमिक साइज। वो किस तरह इसका चेंज हो रहा है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। कौन कौन से एलिमेंट, पोटेशियम है, कैल्शियम है। उसके बाद अगर देखें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, यहाँ पे भी इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। लेकिन अगर आप आगे देखें क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, यहाँ पे तकरीबन इसका एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट है, उसके बाद फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसकी वेरिएशन की रीज़न हमारे पास क्या है, अगर इसमें हम देखें, सबसे पहले अगर बात करें स्कैंडियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डी में है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कम ही है, तो इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। किस वजह से, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है डी में। उसके बाद सेकंड टाइटेनियम को अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर 22, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन कम है, इस वजह से इसकी न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। इसी तरह वनेडियम के पास भी अभी इलेक्ट्रॉन 3 है, कम ही है, इसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर हम क्रोमियम की बात करें, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। एस में 2 थे और क्रोमियम में डी सब शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने 5 फिल किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन एस का इसमें फिल किया है। किस वजह से, क्योंकि इसकी अगर हम रीज़न देखें तो 3D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, लेकिन अगर 5 होंगे उसका मतलब है ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड हमें पता है स्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन फिल ना करें, एक ही हो, तो ये भी स्टेबल होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, स्टेबल है। तो ये स्टेबल बनने के लिए डी और एस ऑर्बिटल, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की ऐसे है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन थोड़ी सी इंक्रीज होगी। आगे मैंगनीज को देखें, इसके भी इलेक्ट्रॉन 5 है, स्टेबल बनने के लिए अब इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही हाफ फील्ड है, तो ये भी स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसका एक इंक्रीज हुआ है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन थोड़ी सी इंक्रीज होगी, और एटॉमिक रेडियस जहाँ पे इंक्रीज होगा, अब क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, मींस कांस्टेंट रह रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इसका एटॉमिक रेडियस भी कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा। किस वजह से नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके इंक्रीज हो रहे हैं। आयरन की बात करें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया है, एटॉमिक नंबर 26 है, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें रिपल्शन इसमें भी है। उसके बाद कोबाल्ट में इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी रिपल्शन थोड़ी सी और ज़्यादा है। इसी तरह निकल की है। उसके बाद जब हम जाते हैं कॉपर के ऊपर, इसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन फिल करने की बजाय डी में फिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कम्प्लीटली फील्ड है और ये एस ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड है। तो ये
इनके दरमियान ये वाला जो कंप्लीटली फील्ड है ये भी स्टेबल फॉर्म में हो गया, जो एस ऑर्बिटल है ये भी स्टेबल फॉर्म में है। अगर आप यहाँ पे देखें पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन 5 आ गए हमारे पास, इसका मतलब है यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन की जब इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, एटम का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में जिंक आता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होगा, तो उसके भी ये कम्प्लीटली फील्ड होगा डी ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फील्ड होगा। तो उसका एटॉमिक साइज थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि उसके पास 6 पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी, इस वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है वेरिएशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि इसका एटॉमिक रेडियस, वैसे तो हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से प्रोटॉन की या फिर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिससे एटम का साइज कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, पहले साइज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से, उसके बाद कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस वजह से डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद ये जो एंड वाले हैं कॉपर और जिंक, इसमें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना शुरू हो गया है, डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर और ज्यादा हैं, इनकी रिपल्शन यहाँ पे मैक्सिमम है। अगर इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन होगी तो उससे एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसकी रीज़न है। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।